सीबीएसई क्लास 10th पेपर सॉल्यूशन। आज हम क्लास 10th के जो एसएसटी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर्स हैं उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, और उसी के साथ साथ आज हम आंसर राइटिंग के बारे में भी हम बात करेंगे कि एसएसटी के अंदर ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए। तो हमेशा से ध्यान रखना कि एसएसटी के अंदर सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, और इस बड़े सिलेबस के साथ में आपकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। 4 सब्जेक्ट्स पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। तो आप सबके जो कंसेप्ट क्लियरिटी है वो इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे हमारे पेपर के अंदर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के सेक्शन की। तो सबसे पहले हम पॉलिटी के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल बी कंसीडर्ड टू कॉल ए पार्टी सिस्टम ए मल्टी पार्टी सिस्टम। देखिए, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। पहले हम पॉलिटी के पोर्शन को ले रहे हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, वो आपके मल्टी पार्टी सिस्टम से पूछा गया है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होती है? मल्टी पार्टी सिस्टम बहुदलीय व्यवस्था, जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, बताइए आप। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है ना, जिसमें 2 से अधिक पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं, है ना। पहला स्टेटमेंट क्या है? देयर आर सेवरल पार्टीज कॉम्पिटिंग फॉर पावर, more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power, only the 2 main parties have a serious chance of winning a majority, the government is always formed by various parties coming together in a coalition। देखिए, सबसे पहले हम मल्टी पार्टी सिस्टम को देख लेते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है सर? चुनाव के अंदर 2 से अधिक पार्टियां भाग लेती है चुनाव जीतने के लिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो हमें ये स्टेटमेंट देखने हैं कि भाई कौन कौन से स्टेटमेंट है जो राइट है, कौन कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है विद मल्टी पार्टी सिस्टम। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पावर, देयर आर सेवरल पार्टीज कॉम्पिटिंग फॉर पावर, यानी कि कई सारी जो पार्टियां हैं वो पावर के लिए चुनाव लड़ती है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है। मोर देन 2 पार्टीज हैव ए रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर। देखिए, दूसरा ऑप्शन है जो कि आपका गलत हो गया, क्योंकि इसके अंदर केवल आपकी कितनी पार्टी बताई हुई है? 2 पार्टियां हैं, और 2 पार्टियां केवल किसी चुनाव के अंदर भाग लेगी तो वो कौन सा सिस्टम हो जाएगा? 2 पार्टी सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, जबकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? गलत हो गया। स्टेटमेंट थर्ड कौन सा है? ओनली द 2 मेन पार्टीज हैव ए सीरियस चांस ऑफ विनिंग ए मेजोरिटी, है ना। केवल 2 पार्टियों की चांस रहते हैं क्या इलेक्शन जीतने के? नहीं, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन ए, कौन सा ये? अच्छा, सेकंड वाला, मोर देन, है ना। 2 से अधिक पार्टियां जो होती है वो क्या कर लेती है? सही बात है, 2 से अधिक जो पार्टियां होती है वो आपके चुनाव के अंदर भाग लेती है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन ए कोलिशन। देखिए, इसके अंदर है ना, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट भी आपका जो है वो सही है कि मतलब कि कई बार क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट टाइम पीरियड के अंदर कई सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, पर ऑलवेज, हमेशा नहीं बनाती है। जैसे अभी बीजेपी पार्टी थी, बीजेपी पार्टी ने 2014 में कितनी सीटें जीती? लगभग 280 प्लस सीट्स जीती थी। ठीक है, उसके अलावा 2019 से है, 2019 में उन्होंने लगभग 303 सीट्स यहाँ पे जीती थी। ठीक है, तो हमेशा से ये आपका स्टेटमेंट तो कोलिशन गवर्नमेंट को लेकर, ये आपके मल्टी पार्टी सिस्टम को लेकर तो सही है, पर हमेशा से नहीं है। तो इसके अंदर कौन सा सही हो जाएगा? इसके अंदर जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो क्या है आपके? राइट है, कि हमेशा से जो मल्टी पार्टी सिस्टम होती है उसके अंदर 2 से अधिक पार्टियां मिलकर क्या बनाती है? सरकार बनाती है। वन पार्टी के अंदर केवल एक ही पार्टी होती है ना, चुनाव के लिए। और 2 पार्टी सिस्टम के अंदर लगभग 2 पार्टियां होती है चुनाव के लिए। ठीक है, तो हमारे स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड है जो कि दोनों ही क्या है? राइट है। देखिए, अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, आपको एक इमेज दे दी है, अब इसके अंदर आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाइज द गिवन कार्टून। तो सबसे पहले ये जो इमेज है ये आपकी कोलिजन गवर्नमेंट को दर्शा रही है। कोलिजन गवर्नमेंट हमारे इंडिया के अंदर 1989 के बाद का जो टाइम पीरियड था वो कोलिजन टाइम पीरियड था। कोलिजन मतलब कि जिसके अंदर गठबंधन सरकारें, कई सारी जो पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है। तो इसके अंदर जो इमेज है, इसके अंदर लगभग ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय की इमेज है, जो कि ये कोलिजन गवर्नमेंट थी। और उस कोलिजन गवर्नमेंट से रिलेटेड ये इमेज है, जो कि क्या दिखाती है? कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है कि इंडिपेंडेंटली कोई भी पार्टी है, कोई भी किसी भी डिसीजन के ऊपर नहीं पहुंच पाती है। ठीक है,
और उसे बाकी भी जो पार्टियां होती है जो इसके साथ अलायंस या फिर कोलिजन में होती है उनको भी क्या करना पड़ता है, उनको भी खुश रखना पड़ता है। तो ये आपको किस चीज को सिग्निफाइज कर रही है, वन लीडर वन पार्टी, रूल्स ऑफ रनिंग ए कोलिजन गवर्नमेंट, द कोलिजन गवर्नमेंट प्लीड्स फॉर मोर पावर्स, मेरिट्स ऑफ रनिंग ए कोलिजन गवर्नमेंट। तो ये आपके ऑप्शन जो बी है वो इसके अंदर आपके सही हो जाएगा कि जो कोलिजन गवर्नमेंट के खतरे हैं वो इस चीज को क्या कर रही है, इमेज शो कर रही है। देखिए, which of the following statements will be considered as the criteria for judging any democratic government। अब आपको ना नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो कि आपको बताना है कि कौन सा डेमोक्रेटिक कंट्री है उससे आपका रिलेटेड है। देखिए, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी, तो क्या आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कुछ गवर्नमेंट से आपकी एक्सपेक्टेशन रह सकती है, तो ये जो स्टेटमेंट है राइट है या फिर रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। इसके अलावा कंप्लेंट्स फ्रॉम डेमोक्रेसी, ना लोकतांत्रिक सरकार में आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट्स कर सकते हो, आपकी शिकायतों को सुना जाएगा, आपकी शिकायतों को समझा जाएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। स्टेटमेंट थर्ड, ए पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विद डेमोक्रेसी। मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे कि एक डेमोक्रेसी की जो टेस्टिमोनी होती है वो क्या होती है कि लोग अपनी डिससेटिस्फेक्शन की कंप्लेंट कर सके गवर्नमेंट से। यानी डेमोक्रेसी का जो एग्जाम है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। डेमोक्रेसी का जो एग्जाम है वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर जब लोग खुद शिकायतें कर रही हैं तो यही डेमोक्रेसी के सक्सेस होने का सिंबल है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है। स्टेटमेंट फोर, इक्वल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन ए डेमोक्रेसी, सभी को समान अधिकार हो, है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी लोग समान हो। तो आपका ना बेटा चौथा जो ऑप्शन है वो भी सही है। तो सबसे पहले आप देखिए कि चार ऑप्शन के अंदर कहीं ऑल ऑफ द अबव है क्या, ऑल ऑफ द अबव है क्या, कहां है, नहीं है, ऑल ऑफ द अबव नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आपको इसके अंदर एकदम क्लियर लग रहा है कि भाई ये सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर राइट। ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर भाई ऑप्शन पूछे ना कि कौन सा ऑप्शन सही है तो किसी के अंदर ऑल ऑफ द अबव लिख नहीं रखा है ना, तो स्टेटमेंट तीनों का डाल रखा है, तो इसमें जो तीनों ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द वर्ड शेड्यूल इज यू द वर्ड शेड्यूल इज यूज फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इसका रीजन नीचे लिख रखा है, क्या होगा, दीज ग्रुप्स इंक्लूड हंड्रेड्स ऑफ कास्ट और ट्राइब्स हुज नेम्स आर लिस्टेड इन एन ऑफिशियल शेड्यूल। देखिए, जो वर्ड है शेड्यूल यानी अनुसूचित, वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यूज किया जाता है ना। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारी फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल है वो भी शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से रिलेटेड है ना। तो इसके अंदर जो पहला स्टेटमेंट है आपका क्या, वो राइट है क्या, पहला स्टेटमेंट क्या है, वो राइट है कि जो शेड्यूल वर्ड है वो आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो कास्ट होती है आपकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको क्या किया गया है, शेड्यूल्ड किया गया है। ठीक है। These group include hundreds of castes or tribes whose names are listed in an official schedule। और जो हमारे ऑफिशियल शेड्यूल है उनके अंदर इनकी जो 100 ऑफ कास्ट ट्राइब्स है ना, उनको क्या किया गया है, लिस्टेड किया गया है। तो क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा, ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसके अंदर कौन सा राइट हो जाएगा बच्चों, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है डिस्क्राइब द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट मेड बाय बेल्जियम। देखो, अब हमारा जो अगला बेटा प्रश्न पूछा गया ना वो पावर शेयरिंग से रिलेटेड पूछा गया है। किससे रिलेटेड पूछा गया है, पावर शेयरिंग से रिलेटेड पूछा गया है। और पावर शेयरिंग भी किस कंट्री के बारे में पूछी गई है, बेल्जियम के बारे में पूछी गई है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पावर शेयरिंग क्या है।
तो पावर शेयरिंग क्या होती है, बताएं एक बार, पावर शेयरिंग क्या होती है? नहीं, जब किसी कंट्री के अंदर एवरी सोशल ग्रुप और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, तो वो पावर शेयरिंग होती है। तो आपको पता है बेल्जियम के अंदर जो दो लैंग्वेज ग्रुप थे, फ्रेंच और डच, इनके बीच में क्या था, इनके बीच में कंफ्लिक्ट था। तो बेल्जियम ने इस चीज को कैसे अकोमोडेट किया, कैसे पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट किया, हम ये चीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1970 से लेकर 1903 तक उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 अमेंडमेंट्स किए गए थे। उन 4 अमेंडमेंट्स में क्या था, उन 4 अमेंडमेंट्स के अंदर क्या था, देखिए सबसे पहले अपन ने देखा था कि बेल्जियम के अंदर जो सेंटर गवर्नमेंट बनाई गई थी, उस सेंटर गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्टर्स थे, है ना, जो मिनिस्टर्स थे, उन मिनिस्टर्स के अंदर जो डच और फ्रेंच, इन दोनों के जो मिनिस्टर की जो संख्या थी वो क्या थी, इक्वल थी। इसके अलावा दूसरा अमेंड क्या किया गया, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई थी अलग अलग रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप के आधार पर। और इसके अलावा यहाँ पर एक गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज ग्रुप के लिए थी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ हमने इसको कंपेयर किया श्रीलंका से और एक तरफ हम कंपैरिजन करते हैं इसको बेल्जियम से। ठीक है, तो बेल्जियम में हमें सोशल डाइवर्सिटी का ज्यादा अकोमोडेशन लगता है, क्योंकि बेल्जियम ने बड़े ही विजडम तरीके से काम में लिया कि उन्होंने वहां जो उनकी लैंग्वेज को लेकर जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था डच और फ्रेंच के बीच में, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया 1970 से लेकर 1993 तक। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जिसके अंदर जो मिनिस्टर्स की जो संख्या थी वो भी क्या थी, इक्वल थी। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट बनाई अलग अलग रीजन लैंग्वेज ग्रुप के लिए, ठीक है, जो अलग अलग वेलोन और फ्लेमिश इलाके के अंदर रहते थे। उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसीज अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज। जब हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था कि हमारे यहाँ जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है कि सोशल डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट किया जाता है कि नहीं किया जाता है। अपन जब आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था, इसके एलिमेंट्स के बारे में देखा था कि भाई क्या डेमोक्रेसी के अंदर क्या ऐसी कंडीशंस होती है कि भाई वो सोशल डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट कर सके। हाँ, सोशल डाइवर्सिटीज, देखिए पहली बात तो हमेशा से कि डेमोक्रेसी का कहीं ना कहीं ये मतलब नहीं है कि केवल, जैसे अब आपने कहा, आप कह दोगे जैसे कि मैंने एग्जांपल भी बताया था श्रीलंका का कि सर श्रीलंका में डेमोक्रेसी थी तो वहां पर तो सोशल डाइवर्सिटीज का अकोमोडेट नहीं हुआ। श्रीलंका के अंदर जो डेमोक्रेसी थी उसके अंदर वहां की जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ग्रुप था सिनाला, उसके बेसिस पे वहां पर गवर्नमेंट थी। डेमोक्रेसी ये नहीं कहती है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की मेजोरिटी हो वो डेमोक्रेसी होती है, नहीं। मेजोरिटी के साथ में माइनॉरिटीज को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो डेमोक्रेसी हमेशा से सोशल डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करने के लिए एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पर ये इसके अंदर केवल मेजोरिटी कम्युनिटी की गवर्नमेंट नहीं रहनी चाहिए, या फिर मेजोरिटी इस सेंस में भी नहीं रहनी चाहिए कि पर्टिकुलर किसी रिलीजन कास्ट इसकी मेजोरिटी हो। ठीक है, तो मेजोरिटी के अंदर क्या होना चाहिए, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है और इस मेजोरिटी कम्युनिटी के साथ साथ माइनॉरिटी की भी एस्पिरेशंस को ध्यान में रखा जाए, तब क्या होता है, सोशल डाइवर्सिटीज अकोमोडेट करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डेमोक्रेसीज हैव बीन एबल टू रिड्यूस पॉवर्टी, एलाबोरेट, यानी कि क्या डेमोक्रेसी पॉवर्टी को, क्या डेमोक्रेसी पॉवर्टी को रिड्यूस करती है क्या, डेमोक्रेसी पॉवर्टी को कंप्लीटली रिड्यूस करने में सक्सेसफुल नहीं हुई है।
जबकि रियलिटी यह है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर सबसे बड़ा जो वोट बैंक होता है वो यही पुअर पर्सन्स होते हैं, जिन्हें अपने राइट्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। ठीक है। और चुनाव जीतने के बाद में भी इनके लिए कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं बनाई जाती है। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो पॉवर्टी होती है उसे रिड्यूस करने में ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हुई है डेमोक्रेसी, पर हाँ बेटर ऑप्शंस अवेलेबल करवाए हमेशा से डेमोक्रेसी। जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनसे तो अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल करवाती है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी कभी भी ये दावा नहीं करती है कि कंप्लीटली जो पॉवर्टी है वो सोसाइटी के अंदर रिड्यूस हो जाएगी। अब अगला जो प्रश्न है हमारा टू पार्टी से रिलेटेड। देखिए, डिफाइन द टू पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। When in any democratic system, power usually change between two parties is known as two party system. Like अमेरिका, टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है, इलेक्शन के अंदर केवल दो ही पार्टियां चुनाव लड़ सकती है। जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा दो ही पार्टियां, एक है वहां रिपब्लिक पार्टी और एक है वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से रिलेटेड है? डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी से रिलेटेड है। लास्ट चुनावों में उनके ओपोनेंट कैंडिडेट थी कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से थी। डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ गया तो अभी आपने सुना ही होगा कि कल वेनेजुएला के ऊपर हमला हो गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप आज के कुछ महीनों पहले पीस के नोबेल प्राइज की बात कर रहे थे, उन्होंने कल वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया है। इसके कई इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अमेरिका का जो मेन कॉम्पिटिटर है वो है रसिया, और रसिया के पास जो सबसे बड़ा इकोनॉमिकल सोर्स है वो है तेल। वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर मतलब कि लगभग आपके ज्ञात तेलों के भंडार में विश्व का सबसे अधिक जो तेल भंडार है वो वेनेजुएला में पाया जाता है। तो मिस्टर पीस प्रेसिडेंट को ये सब बातें शोभा नहीं देती है। हाँ, क्रेडिट लेने की बात आती है तो वो सबसे आगे आ जाते हैं, चाहे भारत पाकिस्तान के बीच का कंफ्लिक्ट हो चाहे कहीं और। तो अब पहले क्या होता था, जैसे कि अमेरिका था तो कहीं पर भी शांति की बात आती थी तो अमेरिका बीच में कूद जाता था कि हमने करवाई है शांति ट्रीटी। अब ये तो खुद आगे से दूसरे देशों के जो सॉवरजिन कंट्रीज है उनके ऊपर हमला कर रहा है। ठीक है। तो अब मौका मिलेगा चाइना को ताइवान के ऊपर हमला करने का। ठीक है। इसके अलावा रूस को यूक्रेन पे हमला करने का। तो कहा था ना 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, नहीं मान रहे थे ना। खैर, वापस टू द टॉपिक आते हैं। टू पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है, पावर यूजुअली चेंज होती है टू पार्टीज के बीच में। ठीक है। टू और टू मोर में तो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। तो अब इसके जैसे क्या, यदि आपको एडवांटेज पूछे जाए तो एडवांटेज क्या क्या होंगे और डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे। देखो, जब भी किसी कंट्री के अंदर टू पार्टी सिस्टम होगा तो वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, है ना। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, उनका जो मैनिफेस्टो होगा वो क्लियर होगा, उन पार्टीज के जो प्रोग्राम है वो क्लियरली पीपल्स को समझ में आएंगे। इसके अलावा करप्शन कम होगा। ठीक है। ये तो हो गई आपकी एडवांटेज। डिसएडवांटेज, एक लिमिटेशन होगी चॉइस के लिए, लिमिटेशन होगी रिप्रेजेंटेशन की। अब जिस कंट्री के अंदर काफी अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है जैसे कि इंडिया, तो उनके अंदर इक्वल मतलब सभी का रिप्रेजेंटेशन का चांस नहीं मिलेगा टू पार्टी सिस्टम के अंदर। तो इस प्रकार से आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता रही है। डिस्क्राइब एनी 5 मेजर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्मेंस इन डेमोक्रेसी। तो बेटा क्या पूछा गया है, बड़े प्रश्न में आपको पूछा गया है पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस पूछे गए हैं। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टी, क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका मेन वर्क क्या है, कंटेस्ट इलेक्शंस, वो चुनाव लड़ती है। फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। ठीक है। दो, तीसरा मेक लॉज, मेक पब्लिक पॉलिसीज,
और इसके अलावा रोल ऑफ ऑपोजिशन जो निभाती है, रोल ऑफ ऑपोजिशन का रोल भी किसका होता है, आपके पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। इनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख के आना है। ठीक है, तो चलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए, इसके अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको ढंग से पढ़ना है और इसके अंदर आपको इसके उत्तर निकालने हैं। और ये जो ऐसे है, ये आपके पंचायती राज के ऊपर है ना। पंचायती राज किससे रिलेटेड है, जो आपके रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं, उनके आपको उत्तर देने हैं। सबसे पहले, हाउ डू इज गिविंग पावर टू पंचायत रिलेटेड टू द विजन ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि जो पंचायत है वो किस प्रकार से रिलेटेड है महात्मा गांधी के विजन से। महात्मा गांधी ने एक विजन दिया था कि पावर को क्या कर दिया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यानी पावर को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि इससे डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की और अधिक जो पार्टनरशिप है, जो आपकी पार्टिसिपेशन है, माफ कीजिएगा, वो बढ़ेगी। ठीक है, और क्या था महात्मा गांधी का विजन, महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा पंचायत राज स्टैब्लिश किए जाए, ताकि जो पीपल्स की जो पावर है उनको वापस से क्या की जाए, रिस्टोर की जाए। दूसरे के अंदर क्या पूछा हुआ, एक्सप्लेन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग पावर टू द पंचायत, यानी जो आपके पंचायत राज सिस्टम है उसके जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या क्या है, कि गिविंग पावर टू पंचायत इज आल्सो ए वे टू रिड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यानी कि करप्शन को कम किया जाए। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया जाए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम डेवलपमेंट को इंप्लीमेंट कर सके। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसकी एफिशिएंसी, यानी कि उसकी कुशलता, उसकी स्किल हम और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सके। अब लास्ट में आपके 2 नंबर का एक एक्सप्लेनेशन का प्रश्न बनता है, वो है हाउ डज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेसी, यानी कि जो पंचायती राज है वो आपके लोकतंत्र में किस प्रकार सहायक है। ठीक है, तो यही वही बात महात्मा गांधी के विजन से रिलेटेड कि ये पीपल्स के पावर्स को रिस्टोर करता है, और जो लोग हैं सिटीजन से उनकी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन में या फिर भाई लोग ज्यादा से ज्यादा आए, लोकतंत्र से जुड़े, क्योंकि हमेशा से एक नागरिक अपनी लोकेलिटी से जुड़ा हुआ होता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोकतंत्र से तब जुड़ेंगे जब उनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर जो पॉलिटी का सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और अब हम इकोनॉमिक्स का देखेंगे, जितना आज कंप्लीट हो पाएगा उतना अपन देखते हैं एक बार का। ठीक है, इकोनॉमिक्स, इंक्रीजिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर कम्स अंडर। देखिए, जब प्राइवेट सेक्टर का जो रोल होता है वो किसके अंदर इंक्रीज होता है, क्या वो लिबरलाइजेशन है, क्या वो ग्लोबलाइजेशन है, क्या वो सोशलाइजेशन है, क्या वो प्राइवेटाइजेशन है। ठीक है, देखिए लिबरलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जब ट्रेड के लिए कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत उसके टैक्सेशन के ऊपर बैरियर और रेस्ट्रिक्शंस कम कर दिए जाए, वो लिबरलाइजेशन होती है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के अंदर इंटरकनेक्टिविटी आपके सभी कंट्रीज के अंदर बढ़ती है। तो हमेशा से ध्यान रखना कि जब प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। देखिए, अब जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इकोनॉमिक्स जब आपने पढ़ी है तो आपने मनी एंड क्रेडिट पढ़ा होगा। मनी एंड क्रेडिट पढ़ा होगा तो आपने स्वप्ना की स्टोरी तो पढ़ी होगी। क्या थी भाई स्वप्ना की स्टोरी, स्वप्ना ने भाई एक लोन लिया था। किससे लोन लिया था, किस टाइप का लोन लिया था, फॉर्मल या इनफॉर्मल, इनफॉर्मल लिया था, और लास्ट में वो किसके अंदर फंस गई थी, सिचुएशन ऑफ डेब्ट। अच्छा, डेब्ट ट्रैप होता क्या है, हम्म? कर्ज, कर्ज तो लोन भी होता है। डेब्ट ट्रैप क्या होता है, कर्ज जाल। क्या होता है डेब्ट ट्रैप, भाई कर्ज में बुरी तरह फंस जाना, डूब जाना, या फिर जो हमने कर्ज लिया है उसको अपन रीपे नहीं कर पा रहे हैं और हमें हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है, वो वापस से हमें जो जिससे अपन ने कर्ज लिया है उसको देनी पड़ती है ना, वो डेब्ट ट्रैप। देखिए, अब इसके अंदर है ना आपको 2 फाइनल प्रोडक्ट दिए हुए हैं, एक तो है बिस्किट, है ना, और एक है शर्ट, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसे कि अब आप सभी को ना ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है ना। अभी जैसे कंज्यूमर्स के पास जो आप यूज करते हो कोई भी प्रोडक्ट, वो फाइनल प्रोडक्ट यूज होते हैं। जैसे अक्षय कुमार है ना,
अक्षय कुमार को सभी जानते हैं। अक्षय कुमार क्या है? खतरों का खिलाड़ी है। क्या है? खतरों का खिलाड़ी है। तो अक्षय कुमार खतरों का खिलाड़ी है तो कहाँ गया? जंगल में गया। जंगल में से वो क्या लेके आए? एलोवेरा लेके आए। हिरण लेके आए। हिरण से क्या करेंगे यार, है ना? एलोवेरा लेके आए। ठीक है। उस एलोवेरा को उन्होंने बेच दिया। हमारे फेमस बाबा है ना, बाबा रामदेव, है ना, पतंजलि नाम का ब्रांड बनाते हैं। ठीक है। तो आप सभी कई जने यूज करते हैं एलोवेरा जेल। तो वो एलोवेरा जेल उन्होंने किसको सेल किया? पतंजलि कंपनी को सेल किया। और उस पतंजलि कंपनी ने एलोवेरा का यूज करके उसके अंदर और अलग अलग केमिकल वगैरह जो भी चीजें यूज की है, और उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाया एक एलोवेरा जेल फेस वॉश। ठीक है ना। तो एलोवेरा जेल आपका एक फाइनल प्रोडक्ट है, और उसके अंदर जो चीजें यूज की जाएगी वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होंगे। जैसे कि बिस्किट है तो फ्लोर, शुगर, ऑयल, ये सब इंटरमीडिएट आपके गुड्स हैं। जबकि अब जैसे शर्ट है तो शर्ट के अंदर आपको बतानी है कि इसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स हैं, वो कौन से हैं? कौन से हैं? डी, यार्न, फैब्रिक, बटन। यानी धागा, फैब्रिक जो कपड़े आपके लिए, जिस कपड़े कपड़े बनाते हो आप, उसके लिए जो वस्त्र यूज किए जाते हैं, और जो बटन। ठीक है, ऑप्शन डी। अब इसके अंदर है ना, जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसके अंदर आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए, कॉलम्स ए कैटेगरी ऑफ पर्सन दी हुई है एक साइड में, इधर कॉलम बी डेवलपमेंट गोल्स या फिर एस्पिरेशंस दी हुई है। जैसे अभी ऑप्शन ए के अंदर दी हुई है लैंडलेस रूरल लेबर्स। ठीक है। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है, जो लैंडलेस है। ठीक है। तो उनके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा? उनके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा? कि उन्हें बहुत अधिक दिन काम मिले, बेटर वेजेस, यानी कि उनको अच्छा मेहनताना मिले। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। प्रोस्पीरियस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, पंजाब के भाई प्रोस्पीरियस फार्मर्स यानी समृद्ध किसान है। अवेलेबिलिटी ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि जब वो प्रोस्पीरियस फार्मर्स हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार के इरिगेशन की जो अदर सोर्सेज की जरूरत क्या है, उनके पास ऑलरेडी है, तभी तो वो प्रोस्पीरियस है ना। वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे उनकी क्रॉप्स की उन्हें एक हाई रेट, हाई वैल्यू उनको अवेलेबल हो, ताकि वो अपने बच्चों को कहां पढ़ा सके? विदेश में पढ़ा सके। अपन ने चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट के अंदर बात की है। तो यहां पर जो बी ऑप्शन है, हमें क्या लग रहा है? इनकरेक्ट लग रहा है। ठीक है बच्चों। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बच्चे कहेंगे सर अपन को उत्तर तो मिल गया, आगे क्यों चले, है ना। एक बार देख लेते हैं। एज्यूड ए हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, ये आपका सही है। ए रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओइंग फैमिली रेगुलर जॉब एंड हाई वेजेस टू इंक्रीज हर इनकम, तो इसके अंदर आपका ये ऑप्शन होगा जो सही होगा। इसके अंदर नीचे ऑप्शन नहीं, इसमें बहुत नहीं होगा, बी होगा। एक मिनट। डी गलत नहीं है, डी सही है। हम्म, ठीक है। मैच द फॉलोइंग। ठीक है। इसके अंदर क्या करना है कि एन इंस्टीट्यूशन दैट मीडिएट्स बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बोरोवर्स, यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि आपके मीडिएटर होता है किसके अंदर? डिपॉजिटर और बोरोवर्स के अंदर। ठीक है। तो वो कौन है? बैंक है। ठीक है। तो पहले के अंदर क्या आ गया? फोर। अब ऑप्शन देखो, किस किस के अंदर फोर आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा, तो ये हो गया गलत। तो अपने पास बचे तीन ऑप्शन। डेब्ट ट्रैप, डेब्ट ट्रैप क्या है? एक प्रकार का क्रेडिट है। तो अब देखो दूसरे के अंदर तीसरा किस किस के अंदर आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये सही हो गया। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी अब जब भी अपनी क्लास होगी तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे।